नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा के दावों की। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के समक्ष चिंता की जीत की नहीं बल्कि मतदान के प्रतिशत और जीत के अंतर की है। वहीं कांग्रेस को भाजपा का किला फतेह करना है। भाजपा के सुनील सोनी के सामने कांग्रेस के आकाश शर्मा की चुनौती उम्र के लिहाज से तो बहुत मजबूत है, क्योंकि आकाश शर्मा युवा है, ऊर्जावान है, लेकिन आकाश के साथ संगठन उतना मजबूत है कि नहीं, ये सवाल है। जितना बीजेपी का रायपुर दक्षिण में जमीनी नेटवर्क काफी मजबूत है। उधर भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी के साथ सांसद ब्रजमोहन मजबूती से खड़े हैं। ब्रजमोहन विधायक से सांसद बने हैं और यही उनकी सीट है, इसे जीत का दारोमदार भी उन पर ही है। वहीं कांग्रेस बीजेपी की जीती हुई बाजी पलटने की कोशिश में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का यह दावा है कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर भाजपा डरी हुई है। चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। भाजपा वाले बिछिया बांट रहे हैं, पायल बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, 500 के नोट बांट रहे हैं, आरोप उन्हें लगाए। वह इस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा है कि 5 साल की सरकार में कांग्रेस ने रायपुर दक्षिण में कुछ नहीं किया। गरीब लोगों को पट्टे दिलाने के काम भी बीजेपी ने किए और अब बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल यही कि क्या बीजेपी 2023 की जीत दोहरा पाएगी या फिर कांग्रेस भाजपा के किले में सेंध लगाने में कामयाब हो जाएगी। आज की चर्चा इसी पर, उससे पहले बयानों पर एक नजर। बातें पूछना चाहता हूं माननीय कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व से। पिछली बार आपने अपने जन घोषणा पत्र में शहर के नागरिकों से विशेष रूप से एक वादा किया कि जिनके पास भूमि नहीं है उनको हम भूमि का पट्टा देंगे, 2 कमरों का मकान बना के देंगे। रायपुर शहर और रायपुर दक्षिण में विशेष रूप से कांग्रेस का नेतृत्व बताया कितने लोगों को मकान बना के दिया, कितने लोगों को पट्टा देने का काम किया। एक भी व्यक्ति को पट्टा नहीं मिला, एक भी व्यक्ति को मकान की राशि नहीं मिली। और भारतीय जनता पार्टी के पीरियड में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में खाली रायपुर दक्षिण में 2665 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं, बने हैं। भाजपा विश्वास का दूसरा नाम है और कांग्रेस विश्वासघात का दूसरा नाम है। कांग्रेस कभी भी तात्कालिक रणनीति नहीं बनाती, आपको ज्ञात होगा। विधानसभा चुनाव की, उपचुनाव की तैयारियां कांग्रेस पार्टी 3 महीने से कर रही थी, हर बूथ स्तर पर, वार्ड स्तर पर। उसी का नतीजा है कि 67,000 से जीतने वाली पार्टी को हम 0 पर लाकर खड़ा किए। आज एक बार मुझे लगता है डॉक्टरों से चेक करवा लेते दोनों भैयाओं को, बीपी हाई होगा दोनों लोग का। कांग्रेस ने इस समय दोनों नेताओं का बीपी और शुगर हाई लेवल हम लोगों ने कर दिए। यही हमारी तैयारी है। इसी के लिए आज भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग मानना पड़ रहा है कि कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ रही है। यही हमारी मजबूत रणनीति है और यही हमारी ताकत है, यही हमारी एकजुटता है, जो आज हम लोग 34 साल से कब्जाधारी पार्टी के खिलाफ में उस सीट पे हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने के कगार पर हैं। चलिए, तो एक तरफ बीजेपी कांग्रेस को विश्वासघात का दूसरा नाम बता रही है, तो वही कांग्रेस का ये लगता है कि बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं उनका इस वक्त ब्लड प्रेशर आई है रायपुर दक्षिण की सीट को लेकर। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते जानते हैं किसका ब्लड शुगर ठीक है और किसका नहीं। जसविंदर सिंह बग्गा बीजेपी से जुड़ रहे हैं, आशीष यदू कांग्रेस से और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जसविंदर जी, कांग्रेस कह रही है कि ब्लड प्रेशर हाई है आपके नेताओं का, इस बार काफी मजबूती से कांग्रेस आगे बढ़ रही है। मेरी शुभकामनाएं हैं कांग्रेस को। कांग्रेस जिस प्रकार से पिछले लगभग 35 वर्षों से लगातार रायपुर दक्षिण को हार रही है, लगातार बृजमोहन अग्रवाल जी के सामने हर बार एक नया प्रत्याशी देती है, वो कांग्रेस की असफलता को भी दिखाता है और कांग्रेस की कम तैयारी को भी दिखाता है। और देखिए, जिस प्रकार से चुनाव आगे बढ़ा, हमने अपना प्रत्याशी एक बार एक झटके में दिया है, कांग्रेस ढूंढती रह गई प्रत्याशी किसे दे, और जब कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है तो कांग्रेस के जितने दावेदार थे, आपने भी देखा अभिषेक जी, सारे लोग घर बैठ गए। देखिए, प्रमोद दुबे कहाँ है, किसी को अभी तक नहीं मालूम है। सन्नी अग्रवाल को देखें, कन्हैया अग्रवाल को देखें, एजाज ढेबर तो घर बैठा दिए गए थे।
बहुत मजबूरी में उनके चेहरे को दिखाने के लिए उनको बाहर निकाला गया है। कांग्रेस कुल मिला के मुझे लगता है अभिषेक जी हारी हुई लड़ाई को लड़ रही है। कांग्रेस को भी पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला है, जिसे भेदना कांग्रेस के बस की बात नहीं है, सिर्फ लड़ना है इसलिए लड़ रही है। और कांग्रेस को जसविंदर जी, तो क्या ये मान ले कि सुनील सोनी चेहरा है, चुनाव तो बृजमोहन अग्रवाल ही लड़ रहे हैं, पूरी तरह से बीजेपी बृजमोहन अग्रवाल पर निर्भर है? नहीं अभिषेक जी, सुनील सोनी चेहरा है और वहां चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी कमल फूल के निशान पे लड़ रही है। और यही तो विशेषता है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो प्रमुख पार्टियों में जो मुख्य अंतर है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही उम्मीदवार घोषित होता है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता इस बात को भूल करके वो चेहरा कौन सा है वो कमल फूल के लिए काम करता है। और इसीलिए लगातार 8 बार से रायपुर दक्षिण में हमने विजय प्राप्त की है। उसका कारण यही है कि जनता भी जानती है कि कमल फूल के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, और इस बार भी कमल फूल के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। ठीक है, आशीष जी से जान रहे थे। आशीष जी, 35 सालों से जो अभेद किला है बीजेपी का, इस बार ऐसा क्या बदल गया है कि कांग्रेस को लगता है कि वहां पर वो जीतेगी? साथ ही साथ मेरा सवाल ये भी कि दीपक बैज जी कह रहे हैं कि हम दीर्घकालीन रणनीति बनाते हैं, अल्पकालीन नहीं, लेकिन हर बार आपका प्रत्याशी इस सीट से बदल जाता है। देखिए, रही बात प्रत्याशी बदलने की, तो ये एक प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी में भी जो है 22 लोगों की सूची गई थी। उसके बाद जो है बहुत ही जद्दोजहद और दृढ़ निश्चय करने के बाद, बृजमोहन अग्रवाल जी के हट करने के बाद, अगर उन्होंने अपनी जिद ना मानी होती तो शायद सुनील सोनी जी प्रत्याशी नहीं होते। और जो हमने देखा इतने दिनों में, देखिए अब तो कल वोटिंग है, अब तक चुनाव जो है वो हो चुका, लड़ लिया हमने मजबूती से हम जनता के बीच गए, मुद्दों को उठाए। आप ये सोचिए कि अभी ये लग रहा था हमको अब चुनाव में प्रचार करते समय कि हम बृजमोहन अग्रवाल जी से चुनाव तो लड़ रहे हैं, सुनील सोनी जी तो डमी है ही, लेकिन साथ ही साथ सुनील सोनी जी भारतीय जनता पार्टी से भी एक चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस बृजमोहन अलग चल रहा था और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी अलग चल रहा था। और भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है, जहां वो चुनाव हार जाते हैं वहां पे मोदी जी का चेहरा हटा के तत्काल बेसिस पे वो कमल का फूल ले आते हैं, और जहां वो चुनाव जीत जाते हैं वहां मोदी जी का चेहरा लगा देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी रणनीति रही है। आप ये समझिए कि ये चुनाव एक कड़ा चुनाव है, कल लोकतंत्र का फैसला लेने जा रही है जनता, और जो भी फैसला आएगा वो लोकतंत्र द्वारा किया गया फैसला होगा। हमें इस बात की लेकिन खुशी आशीष जी, है मुद्दे कि क्या होंगे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब आपके 5 साल का कार्यकाल रहा तब रायपुर में उस तरह का डेवलपमेंट हुआ नहीं, और अब आप इनके 10 महीने के कार्यकाल पे बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, हम इनके 10 महीने के कार्यकाल पे डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं कर रहे सर। बीजेपी कह रही है कि 2665 मकान हमने दिए, जो वादा कांग्रेस ने किया था जमीन और घर देने का, वो हम पूरा कर रहे हैं 11 महीनों के अपने कार्यकाल में। अभिषेक जी, बात पूरी कर लेता हूं। अगर आपकी बात की 665 मकानों की है तो मैं बताता हूं, इनकी सेंट्रल से स्वीकृति आई है। सेंट्रल से स्वीकृति आने से पहले जब इन्होंने प्रदेश में, सर मैं आपके बीच में बोला नहीं था सर, वो बस करेक्ट है। मैं करेक्ट कर रहा हूं आशीष जी, 2665 मकान की बात, 665 नहीं, मैं ये बता रहा हूँ बस। सर मैं एकदम बोल रहा हूँ, जितने भी मकानों की जो स्वीकृति आई है केंद्र सरकार से, ये बता देंगे कि जब केंद्र सरकार से स्वीकृति नहीं आई थी, स्टेट से पास करके केंद्र को अप्रूवल के लिए भेजा गया था, उससे पहले ही जो है लाखों करोड़ों के फ्लेक्स लगा दिए गए थे और ये बता दिया गया था कि हमने जो है मकान दे दिए। और आज अगर स्वीकृति आ गई है तो ये बता दें स्पष्ट रूप से कि कंप्लीशन कितना हुआ है। देखिए, जब विधानसभा में सवाल पूछा गया माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा, तो उत्तर आया जो है, उत्तर सबके सामने था विधानसभा के पटल पर, कि अभी तक टिल डेट, जब तत्काल सवाल पूछा गया था, कि एक भी शहरी क्षेत्र में कोई भी नई स्वीकृति नहीं आई है। ये उस समय की बात जवाब ले जाऊंगा जसविंदर जी, उसके बाद में रमेश जी आपके पास। मैं बस ये बोल रहा हूं कि क्या उतने दिन में अभी तक 2000 मकान बन गए क्या? अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल बता दे जसविंदर जी। एक चीज इसमें मुझे लगता है कि बड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए हम सबको। कांग्रेस के 5, देखिए मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तथ्य रख रहा हूं। कांग्रेस के 5 वर्ष के शासनकाल में किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास, शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए केंद्र की 60% राशि आने के बाद भी राज्य ने अपनी 40% की राशि नहीं दी, जो राज्यांश कहलाता था। और इस कारण से केंद्र को अपने केंद्रांश को वापस लेना पड़ा और छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से महरूम रहना पड़ा। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, उस समय के पंचायत मंत्री
बने कांग्रेस की सरकार में। टीएस सिंहदेव ने इसी कारण से पत्र लिखकर तो इस्तीफा दिया था, यह सर्वविदित है, ये तथ्य तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं आशीष जी। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से अब भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद केंद्र को हमने फिर से पत्र लिखा, केंद्र से स्वीकृति आई, हमने तत्काल अपना राज्यांश दिया है। और सिर्फ रायपुर दक्षिण में, आप बाकी शहरों की बात करेंगे अलग डिबेट में करेंगे, सिर्फ रायपुर दक्षिण विधानसभा में 2665 प्रधानमंत्री आवास न सिर्फ स्वीकृत हुए हैं बल्कि बनना भी प्रारंभ हो गए हैं साहब। ये बहुत बड़ी बात है और ये सरकारों का अंतर है। अभिषेक जी, आपको इस बात को समझना है कि जिस चुनाव के मुद्दे की बात आप कर रहे थे, इस चुनाव में मुख्य मुद्दा तो यही है कि क्या वादा करने वाली सरकार चाहिए, वादा पूरा करने वाली सरकार चाहिए। कांग्रेस ने 5 वर्ष के अपने शासनकाल में जिन जिन वादों को लेकर, जिन जिन बातों को लेकर जनता के बीच में जाके अपनी बातें रखी थी, जनता ने देखा कि कांग्रेस ने वादा खिलाफी की है। ठीक है, रमेश जी से समझ लेते हैं। रमेश जी, ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने पिछले कार्यकाल के, ठीक है जसविंद जी, कांग्रेस अपने पिछले कार्यकाल के कामों को गिना रही है जनता के सामने जाकर। तो भाई बीजेपी कह रही है कि हमने 11 महीनों में वो काम किया है जो कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई। मुद्दा वही है कि इस बार जनता किन मुद्दों को लेकर वोट देगी, क्या लगता है? देखिए, रायपुर दक्षिण में अगर हमारे दोनों भाई ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन जो वस्तुतः है कि रायपुर दक्षिण में चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है, विकास का भी कोई मुद्दा नहीं है, और मुद्दा सिर्फ एक ही है कि बृजमोहन जीतेंगे या बृजमोहन हारेंगे, बृजमोहन जीता पाएंगे या नहीं जीता पाएंगे, कांग्रेस बृजमोहन के आदमी को रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी। चर्चा इसी बात पर है। अब मतदाताओं के बीच जाकर के मतदाताओं का दिल कौन जीत पाता है, मुद्दा यही है। और जसविंदर भाई जो कह रहे हैं उनकी बात में दम है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को मिला है, शहरी लोगों को भी उसका लाभ मिला है। अभी आपने देखा होगा कि एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने केवल छत्तीसगढ़ के 5 लाख लोगों को, जो उसके लाभांशी हैं, उनको प्रथम किस्त की धनराशि जारी की है। तो निश्चित रूप से जिनको प्रथम किस्त की धनराशि मिल गई है उनके काम भी शुरू हो गए होंगे। और एक आवास प्लस योजना जो मेरे ख्याल से शहरी क्षेत्र उसमें प्राथमिकता है, उसका भी एक सर्वे चल रहा है या कुछ इलाकों में पूरा हो गया होगा, तो उसका भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। महतारी बंधन योजना की लगातार किस्तें जा रही हैं, शहरी क्षेत्रों में उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस के पास बस एक ही विषय है कि वो बृजमोहन को रोक पाती है, सुनील सोनी को रोक पाती है या उनसे कड़ाई से टक्कर दे पाती है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, तो रमेश जी, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि अभी आपने जितनी भी योजनाएं गिनाई, ये राज्य सरकार की है या फिर केंद्र सरकार की? ज्यादातर केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर बात होती रहती है, लेकिन लोकल इश्यूज का क्या वो इतने रेलेवेंट नहीं है? आकाश शर्मा कह रहे हैं कि क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हुआ, चाहे बात सड़कों की हो चाहे नालियों की हो, उनको लेकर काम नहीं हुआ। नहीं, देखिए, वो नगर निगम का क्षेत्र है। 35 सालों से बृजमोहन अग्रवाल जी विधायक है, मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में सांसद भी हैं। अगर बृजमोहन अग्रवाल का नाम आप लेते हैं तो ये कैसे कह सकते हैं कि उनके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? वो 35 सालों से बिना विकास के कैसे चुनाव जीतते रहे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, तो नगर निगम क्षेत्र की सीमा में है और नगर निगम में जो महापौर है वो कांग्रेस पार्टी का है, अभी भी कांग्रेस पार्टी का है। तो जो विकास करने की जिम्मेदारी वो तो कांग्रेस के पास है, जो सरकारी योजनाओं को लाने की जिम्मेदारी है वो वहां के क्षेत्रीय विधायक की है, क्षेत्रीय सांसद की है। तो पब्लिक जिनसे ज्यादा टच में, कुल मिलाकर के 1 to 1 है। पब्लिक जिनसे ज्यादा काम लेती है, जिनके पास ज्यादा जाती है, मेरे ख्याल से वोट उसी के पक्ष में ज्यादा रहेगा। ऐसा रमेश जी, एक बात चाहूंगा आप क्लियर करें, क्योंकि लगातार इसको लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सुनील सोनी तो डमी कैंडिडेट है, चुनाव तो बृजमोहन ही लड़ रहे हैं, और बृजमोहन अग्रवाल जी बोल भी चुके हैं कि क्षेत्र को 2 विधायक मिल रहे हैं। क्या मतलब निकाले इसका? देखिए, सुनील सोनी जी एक बार महापौर रहे, एक बार सांसद रहे, अब विधायक होने जा रहे हैं, विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। वो हमेशा से इसी तरह से उनका जो चेहरा होता है वो हमेशा से छिपा, हिडन चेहरा रहता है। उनको कोई डमी कह लेता है, कोई किसी का आदमी बोल देता है, कोई किसी का चेला बोल देता है, ये सब चलते रहते हैं। लेकिन सुनील सोनी अपने आप में बहुत पावरफुल इंसान है। वो महापौर बने, सांसद बने और अब विधायक बनने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है।
जी, लेकिन रमेश जी बड़ा दिलचस्प है, हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी रही है कि वो टारगेट सुनील सोनी को कर रहे हैं और सिंपैथी बृजमोहन अग्रवाल के लेकर जता रहे हैं कि एक तो उन्हें सांसद बना दिया गया, लेकिन उन्हें बड़ा पद नहीं दिया गया, मंत्री पद था उसमें से हटा दिया गया। ये सारी बात लगा, क्या स्ट्रेटेजी है इसके पीछे? देखिए, मैं एक बार क्या बृजमोहन अग्रवाल जी की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है इस तरह के बयान देके? देखिए, एक बार शायद डिबेट में आशीष जी भी थे, आप ही के साथ इस विषय पर चर्चा हुई थी। मैंने कहा था कि बृजमोहन अग्रवाल जी जितना भारतीय जनता पार्टी के चहेते हैं, उससे ज्यादा कांग्रेस के चहेते हैं। तो बृजमोहन अग्रवाल के चेहरे को भाजपा भी भुना रही, कांग्रेस भी भुना रही। अब उसका फायदा किसको मिलेगा, ये 23 तारीख को समझ में आ जाएगा। चलिए आशीष जी, विकास की बात हो रही थी, खासतौर से आवास योजना को लेकर आपकी तत्कालीन सरकार जो है हमेशा टारगेट पर रही है कि आवास योजना का लाभ जनता को नहीं मिला क्योंकि राज्य सरकार ने जो उनके स्तर पे जो राशि है वो जारी नहीं की। और एक और ब्लंडर ये भी माना गया कि राज्य सरकार ने पैरेलली एक आवास योजना शुरू कर दी जिसके लिए फंड ही एलोकेट नहीं कर पाई। देखिए, ऐसा है कि जाते जाते आखिरी किस्त, जो पहली किस्त है, जो स्वीकृत घर थे, उसको कांग्रेस सरकार ने दे दिया था। और आज अगर प्रधानमंत्री आवास योजना पर डिबेट होता तो मैं निश्चित रूप से क्यों नहीं किया गया, क्या कारण थे, किन चीजों की दबाव बनाने की कोशिश हुई, आप देखिए काफी सारे विषय थे उसमें। पहले तो जो है जो एलोकेशन का जो परसेंटेज है वो चेंज किया गया। उसके बाद जो है अब ये हुआ कि भैया जीएसटी के पैसे जो केंद्र सरकार है वो सरकार को दे नहीं रही थी। अभी कहीं ना कहीं तो केंद्र सरकार पर दबाव बनाना भी जरूरी था, लेकिन आज डिबेट प्रधानमंत्री आवास योजना पे नहीं है। आप एक तरफ तो जो है अगर हम प्रदेश के मुद्दों को उठा लें, प्रदेश की आशीष जी, क्योंकि इस पूरे चुनाव में बीजेपी ने अपनी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं गिनाई है, चाहे आवास योजना हो, चाहे महतारी वंदन योजना हो। तो क्या कांग्रेस के पास बीजेपी के डबल इंजन का तोड़ है? क्योंकि आप सुनील सोनी की उपलब्धियों पर सवाल उठाते हैं कि 5 उपलब्धियां बता दीजिए, आकाश शर्मा की क्या उपलब्धियां हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं, हम सुनील सोनी जी से इसलिए पूछते हैं कि सुनील सोनी जी को लोकतंत्र के द्वारा 1-2 बार महापौर और सांसद चुना गया। आरडीए के भी वो अध्यक्ष रहे थे। जब उन्हें वो मौका मिला कि वो दिखा सकते थे कि वो विकास कार्य कर सकते हैं, इसीलिए उनसे सवाल पूछा जाता है। आकाश शर्मा पहली बार एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहने के बाद विधायक चुनाव लड़ रहे हैं। आकाश शर्मा से ये सवाल 5 साल बाद पूछा जाएगा, और निश्चित रूप से पूछा जाएगा, क्योंकि आकाश शर्मा 5 साल बाद विधायक रहेंगे और दोबारा चुनाव लड़ेंगे, तब आकाश शर्मा से ये बात होगी। रही बात, अगर दक्षिण के लोकल मुद्दे हैं ही नहीं, पूरा का पूरा मुद्दा बृजमोहन हारेंगे या जीतेंगे ये है, तो भाई मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि ये चुनाव तो बीजेपी वर्सेस बृजमोहन चल ही रहा है। और अगर महापौर कांग्रेस का है इसलिए विकास नहीं हुआ, तो बताइए 15 साल पहले हर बार क्या महापौर अगर कांग्रेस का था तो शासन में रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी विकास कार्य नहीं कर पाई? देखिए, दोहरी तरीके से अगर सिक्के के दोनों पहलू को अगर देखना है तो बात हो सकती है। अगर एक पहलू को समझेंगे और दूसरे पहलू को नेगेटिव लेंगे तो फिर बात नहीं हो पाएगी। सीधी बात है, दक्षिण में विकास मुद्दा है, बारिश में पानी भरता है, सड़कें जाम होती हैं, मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था, नशाखोरी, ये सब मुद्दे हैं। जसविंदर जी, सबसे पहले जब आकाश शर्मा के नाम की घोषणा हुई थी, आकाश शर्मा ने सबसे पहले ये बात कही थी कि ये चुनाव आपराधिक घटनाओं और क्षेत्र के डेवलपमेंट के लेकर उठ रहे सवालों पर होगा। और जो आरोप आशीष जी लगा रहे हैं कि जब सुनील सोनी जी को मौका मिला, पद पर रहते हुए उन्होंने सक्रियता से काम नहीं किया, इसे लगातार सुनील सोनी पर निष्क्रिय नेता का आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे इस पे? अभिषेक जी, मुझे लगता है कि अगर आपको सुनील सोनी की उपलब्धियों पे बात करनी है तो रायपुर दक्षिण में, रायपुर शहर में और दक्षिण में चूंकि चुनाव हो रहा है इसलिए खासतौर पर रायपुर दक्षिण में नगर निगम के क्षेत्र में जितने विकास कार्य आपको दिखते हैं वो इस जोड़ी ने किए हैं, बृजमोहन अग्रवाल और सुनील सोनी की जोड़ी ने। चाहे पार्षद रहते, सभापति रहते, महापौर रहते, आरडीए के अध्यक्ष रहते, सांसद रहते। मैं 2-3 उदाहरण कांग्रेस से सवाल पूछ रहे कि ऐसा था तो लोकसभा का टिकट क्यों नहीं दिया? अभिषेक जी, मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, आशीष जी ने बहुत लंबी बातें की उपलब्धियों को और कार्य को लेकर, निष्क्रियता को लेकर। मैं 2-3 बातें कहता हूँ। एक समय आपको भी क्या था, रायपुर को टैंकर माफिया ने घेर कर रखा हुआ था। रायपुर में घर में पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता था, टैंकर के माध्यम से पानी जाता था। साहब, किसने दूर किया? ये सुनील सोनी थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में नगर निगम में रहते हुए किस प्रकार रायपुर को टैंकर मुक्त किया। कैसे उनके कार्यकाल में जो फंड आया था उससे 19 बड़ी टंकियां बनी थी। ज्ञात होना चाहिए रायपुर वालों को, और आशीष जी को तो पक्का ज्ञात होगा। दूसरा, सीवरेज की समस्या।
वह भी सुनील सोनी के रहते ही दूर हुई है, इस बात को भी याद रखना चाहिए। और तीसरा, अगर सांसद रहने की सबसे बड़ी उपलब्धि अपन किसी को मानते हैं तो टीयर 2 के शहरों में, पूरे देश के सर्वश्रेष्ठ 7 शहरों में अगर रायपुर का नाम आया है तो सांसद सुनील सोनी की सक्रियता और कार्यों के, विकास कार्यों के कारण आया था। इस बात को पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। मुझे लगता है आशीष जी भी जानते होंगे, लेकिन चूंकि राजनीतिक रूप से उन्हें विरोध करना है, ऐसे विरोध करते हुए सुनील सोनी के बारे में कुछ ना कुछ वो जरूर कहेंगे, पक्की बात है। ठीक है आशीष जी, आकाश जल्दी से वर्मा जवाब दीजिए, समय सीमित है। उपलब्धियां गिनाई है बीजेपी ने सुनील सोनी की, क्या कहेंगे? अगर इतनी ही उपलब्धियों से परिपूर्ण थे सुनील सोनी जी, तो उनका सांसद का टिकट क्यों काटा कि भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं बता पा रही है। और रही बात ये रणनीति है, ये भारतीय केंद्र जनता परिवर्तित पार्टी के योजनाओं कार्य को, करने की पद्धति है। ये भारतीय जनता अच्छा पार्टी ये पद्धति थी, रणनीति है आशीष जी। ये पद्धति थी कि बृजमोहन अग्रवाल बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे थे शिक्षा मंत्री के रूप में, तो उन्हें शिक्षा मंत्री से हटाकर प्रदेश की राजनीति से दरकिनार ठीक है, करके समय सीमित है। आखिरी सवाल रमेश जी आपसे लूंगा। आखिरी सवाल रमेश जी, आपने इस डिबेट की शुरुआत में आपने एक बात कही थी, मुद्दा कुछ नहीं है। ठीक है, समय सीमित है। रमेश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रमेश जी, आपने सबसे शुरुआत में कहा था कि मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा बृजमोहन अग्रवाल है कि वो जीतेंगे, वो हारेंगे, अगर जीतेंगे तो कितने मार्जिन से हारेंगे। तो क्या लगता है आकाश शर्मा को कैंडिडेट बनाने के पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है? इज इट जस्ट अ सेफ गेम? देखिए, निश्चित रूप से जो रायपुर दक्षिण का इलाका है, कांग्रेस उसमें एक श्रमण चेहरा, खास करके ब्राह्मण चेहरा फोकस में लाना चाहती थी। और महंत जी को पिछले चुनाव में लड़ाया गया था, उसका बहुत सारा अच्छा लाभ नहीं मिला। कांग्रेस में एक बड़ा चेहरा और था, प्रमोद दुबे जी, जिनको सुनील सोनी के मुकाबले लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। लेकिन जो उसमें निकल करके, जो समीक्षा में निकल करके बात आई, उसमें प्रमोद दुबे को ब्राह्मण इलाकों में वोट कम मिले थे, ऐसी जानकारी सामने आई। मेरे ख्याल से इसी वजह से प्रमोद दुबे को कैंडिडेट नहीं बनाया गया और आशीष शर्मा को कैंडिडेट बनाया गया। आशीष शर्मा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है और काफी सक्रिय हैं और लोगों के बीच आना जाना उनका लगा रहता है। तो एक नौजवान चेहरा देकर के कांग्रेस ने एक मजबूत कैंडिडेट देने की कोशिश की है, और ताकि वो बृजमोहन के मुकाबले या भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से घेरने में कामयाब हो सके, ऐसी रणनीति हम सब देखना होगा कि किसकी रणनीति काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब कल मतदान है और जितने भी दावे राजनीतिक दलों के द्वारा किए जा रहे हैं, अब देखना होगा कि उनमें से कौन से दावे सच साबित होते हैं। देखते रहिए अनाज टीवी। नमस्कार।